अरे ओ नताशा, पैर जरा जल्दी चला। तुझे तो पता है, अगर मुझे द डार्क हेवन पहुंचने में जरा भी देर हुई तो मिसेज डिसूजा की जुबान कैंची की तरह चलने लगेगी। फिर रात भर मुझे वही डरावनी औरत सपने में आएगी। मैं नहीं चाहती कि वो हिटलर मेरे ख्वाबों में आकर मेरा सुकून छीने। मैं तो चाहती हूं कि मेरे सपनों में रणबीर कपूर आए और मुझे इस कैद से दूर अपनी दुनिया में ले जाए। ऐसा कहते हुए एक 22 साल की लड़की, जिसका नाम कायरा है, तेजी से कदम बढ़ा रही थी। कायरा की खूबसूरती ऐसी थी कि वक्त ठहर जाए। गहरी नीली आंखें जैसे समंदर की गहराई समेटे हों, उन पर लंबी पलकों का साया, तराशा हुआ चेहरा और होठों पर हमेशा तैरती एक मासूम मुस्कान। उसकी सीरत भी उसकी सूरत जैसी ही पाक थी, साफ दिल, जिसमें न किसी के लिए नफरत थी न कोई शिकवा। पर कहते हैं ना, मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता। कायरा के पास सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, सच्चा प्यार। बचपन में एक हादसे में अपने माता पिता को खोने के बाद उसके दूर के रिश्तेदारों मिस्टर और मिसेस डिसूजा ने उसे पाला तो सही, पर सिर्फ उसके नाम की करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद हड़पने के लिए। उन्होंने धीरे धीरे सारी वसीयत अपने नाम करवा ली और कायरा को एक दासी की तरह रखा। मिसेस डिसूजा दिन भर उससे काम करवाती और कायरा को 2-2 पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ती थीं ताकि वो अपना खर्च उठा सके। इन सब के बावजूद कायरा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, सिवाय अपनी सहेली नताशा के सामने अपनी भड़ास निकालने के। नताशा उसकी उम्र की चुलबुली और वफादार दोस्त थी, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। वो कायरा का हाथ थामे सड़क पर चली जा रही थी, तभी कायरा की नज़र एक आइसक्रीम पार्लर की ओर गई। उसने पाउट बनाया और नताशा से बोली, देख यार नताशा, ये चोको ब्लास्ट मुझे कितनी हसरत से देख रहा है। मुझे इन स्कूप्स पर तरस आता है कि ये कब तक इस फ्रीजर की ठंड में ठिठुरते रहेंगे। क्यों न मैं इन्हें अपने पेट की गर्माहट दे दूं? नताशा हंस पड़ी, बस कर अपनी नौटंकी। चल, आज मेरी तरफ से तुझे तेरी फेवरेट आइसक्रीम की ट्रीट। अभी वे पार्लर की तरफ बढ़ी ही थीं कि पास खड़े कुछ बदतमीज लड़कों ने उन पर फप्तियां कसना शुरू कर दिया। कायरा का पारा चढ़ गया। उसने मन में सोचा, रुको ओ बंदरों, अभी मजा चखाती हूं। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चॉकलेट शेक का कप पूरी ताकत से उन लड़कों की तरफ फेंका, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो कप उन लड़कों को लगने के बजाय सड़क से गुजर रही एक चमचमाती सफेद बेंटले के शीशे पर जा लगा। कड़कड़ाती आवाज के साथ गाड़ी को जोरदार ब्रेक लगा। गाड़ी रुकते ही उसमें से जो शख्स बाहर निकला, उसे देख कायरा की सांसें अटक गईं। गेहुआ रंग, शार्प फीचर्स, सूट बूट में एकदम कड़क पर्सनालिटी और आंखों में ऐसी चमक जो किसी को भी जला दे। वो शख्स था अहान मल्होत्रा। वह कायरा के पास आया। कायरा तो उसकी भूरी आंखों में खो ही गई थी कि अहान ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। कायरा ने घबराकर मन ही मन भगवान को याद किया और 21 किलो मिठाई का वादा कर दिया कि बस इस राक्षस से बचा लें। अहान गुर्राया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी इस गंदगी को साफ करो। तभी गाड़ी से एक और युवक बाहर आया जिसका नाम आर्यन था। उसने अहान को शांत करना चाहा। छोड़ ना अहान, गलती से हुआ होगा। पर अहान कहाँ मानने वाला था। चुप रह आर्यन, तुझे पता है मुझे गंदगी पसंद नहीं। इस लड़की को ये साफ करना ही होगा। नताशा ने बीच बचाव करना चाहा, पर अहान ने कायरा को नीचा दिखाते हुए कहा, तुम जैसे छोटे लोग बस गंदगी फैलाना जानते हो, न सलीका है न तमीज। इतना सुनते ही कायरा का स्वाभिमान जाग उठा। वो बोली, साफ तो मैं कर देती, पर तुम्हारी बातें सुनकर अब मेरा मन है कि काश वो शेक तुम्हारे चेहरे पर गिरा होता। अब तो मैं साफ बिल्कुल नहीं करूंगी। अहान ने गुस्से में कायरा का हाथ मरोड़ा, पर कायरा झुकी नहीं। अहान ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और पास की दुकान से पेट्रोल का कैन ले आया। उसने अपनी ही करोड़ों की गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का और लाइटर जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच गई। अहान ने कायरा की आंखों में देखकर कहा, नफरत है मुझे गंदगी से। आज के बाद सामने मत आना। कायरा हंसने लगी, दिखने में स्मार्ट हो पर दिमाग से पैदल हो। एक शेक के दाग के लिए गाड़ी जला दी। अमीर हो तो डॉक्टर को दिखाओ, दिमाग का इलाज कराओ। इतना कहकर वो नताशा का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। घर पहुंचते ही मिसेज डिसूजा के ताने शुरू हो गए। कायरा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात भर उसे अहान के सपने आते रहे, कभी नफरत भरे तो कभी अजीब से एहसास वाले। अगले दिन जब वो काम पर जाने के लिए निकली तो उसे रास्ते में नताशा मिली। दोनों ने कल की बात याद कर हंसी मजाक किया। कायरा एक आर्ट गैलरी में काम करती थी और शाम को एक रेस्टोरेंट में। शाम को कायरा मंदिर के बाहर नताशा का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखा। वो उसे संभालने लगी, तभी वही सफेद बेंटले आकर रुकी। अहान बाहर निकला। उसने कायरा को देखते ही फिर से ताना मारा, तुम जैसी लड़कियां बस इस्तेमाल के लिए होती हैं। कायरा का सब्र टूट गया।
उसने खींचकर आहान के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। आगे से किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले ये थप्पड़ याद रखना। वो गरजकर वहां से निकल गई। आहान अपना गाल सहलाते हुए गुस्से में कांप रहा था। आहान मल्होत्रा पर हाथ उठाया। अब तू खून के आंसू रोएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। आहान, जो कि लंदन और इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, अब कायरा की जिंदगी नरक बनाने की कसम खा चुका था। उसने अपने जासूसों को कायरा की पूरी जन्मकुंडली निकालने का हुक्म दे दिया। उधर कायरा के घर में एक और साजिश रची जा रही थी। मिसेस डिसूजा ने 10 लाख रुपए के लालच में कायरा का सौदा एक अधेड़ उम्र के लालची बिजनेसमैन खन्ना से कर दिया था। खन्ना कल ही शादी करना चाहता था। कायरा को जब ये पता चला तो वो टूट गई। उसने अपने माता पिता की तस्वीर देखकर खूब आंसू बहाए। अगली सुबह जब कायरा काम से वापस आई तो उसने देखा घर का दरवाजा खुला था, पर घर में कोई नहीं था। न चाचा, न चाची। उसने हर जगह फोन किया, पर सब बंद थे। वह घबरा गई कि अचानक सब कहाँ गायब हो गए। घर का सन्नाटा कायरा को काटने दौड़ रहा था। तभी मेज पर उसे एक सफेद लिफाफा मिला, जिस पर काले अक्षरों में लिखा था मल्होत्रा मेंशंस। लिफाफा खोलते ही कायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें मिस्टर और मिसेज डिसूजा की एक तस्वीर थी, जिसमें वे दोनों हाथ पैर बंधे हुए एक अंधेरे गोदाम में डरे सहमे बैठे थे। नीचे एक नोट लिखा था, तुम्हारी बदतमीजी की कीमत तुम्हारे अपनों को चुकानी पड़ रही है। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो ठीक 1 घंटे में द ब्लैक ओक रिजॉर्ट के प्राइवेट केबिन नंबर 7 में पहुंचो। देरी हुई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम होगी। कायरा का सिर चकराने लगा। भले ही वे लोग लालची थे, लेकिन दुनिया में उनके अलावा उसका कोई नहीं था। उसने बिना सोचे समझे एक ऑटो लिया और रिजॉर्ट की तरफ भागी। रिजॉर्ट के केबिन नंबर 7 में कदम रखते ही कायरा को सिगार की गंध आई। कमरे में मध्यम रोशनी थी। आहान मल्होत्रा एक आलीशान लेदर चेयर पर बैठा हुआ था, हाथ में सिगार और आंखों में वही खतरनाक चमक। आ गई तुम? मुझे लगा शायद भाग जाओगी, आहान ने धुआं छोड़ते हुए कहा। कायरा चिल्लाई, कहाँ है मेरे चाचा चाची? तुमने उन्हें क्यों पकड़ा है? मुझसे दुश्मनी है तो मुझे मार दो, उन्हें छोड़ दो। आहान अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर कायरा के करीब आया। उसने कायरा के चेहरे पर गिरे एक बाल को अपनी उंगली से पीछे किया, जिससे कायरा सिहर उठी। आहान की आवाज एकदम धीमी और ठंडी थी। इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा तुम्हें। तुमने आहान मल्होत्रा के चेहरे पर हाथ उठाया है, इसकी सजा तो बहुत लंबी चलेगी। उसने टेबल पर एक फाइल फेंकी। तुम्हारी चाची ने तुम्हारा सौदा 10 लाख में एक बूढ़े खन्ना से किया था। मैंने वो सौदा रद्द करवा दिया। अब तुम्हारी चाची ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। ये रहे कागजात जिस पर उन्होंने अपनी मर्जी से साइन किए हैं। कायरा ने कांपते हाथों से कागजों को देखा। उसकी अपनी चाची ने पैसों के लिए उसे आहान के हवाले कर दिया था। उसका दिल टूटकर बिखर गया। आहान ने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। अब से तुम मेरी जागीर हो, मेरे घर की नौकरानी बनकर रहोगी जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे चाचा चाची का अगला ठिकाना श्मशान होगा। कायरा को उस आलीशान महल जैसे घर में ले जाया गया, जो अब उसके लिए एक सुनहरा पिंजरा था। आहान ने उसे सबसे पुराना और छोटा कमरा दिया। उसका काम था सुबह 4 बजे उठकर आहान के उठने से पहले सारा घर चमकाना, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना और उसके ऑफिस जाने के बाद भी काम में जुटे रहना। आहान उसे टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। कभी बना हुआ खाना फेंक देता तो कभी आधी रात को उसे कॉफी बनाने के लिए उठा देता। लेकिन कायरा ने भी हार नहीं मानी थी। वो दिन भर काम करती, पर उसकी आंखों में अब भी आहान के लिए नफरत की आग जल रही थी। एक दिन आहान के घर पर एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी। आहान ने जानबूझकर कायरा को वेटर की ड्रेस पहनाकर मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने का हुक्म दिया। पार्टी में वही खन्ना भी आया हुआ था। नशे में धुत खन्ना ने कायरा का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगा। अरे वाह आहान, तुमने तो माल अपने पास ही रख लिया। एक रात की कीमत बोल, मैं 2 गुना देने को तैयार हूँ। ये सुनकर कायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहान की तरफ देखा, ये सोचकर कि शायद आहान उसे बचाएगा, लेकिन आहान हाथ में जाम लिए शांति से खड़ा देख रहा था। खन्ना की हिम्मत बढ़ी और उसने कायरा को खींचने की कोशिश की। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, चटाक। सब दंग रह गए। आहान ने अपना ग्लास जमीन पर पटक दिया था। वो बिजली की गति से आगे आया और खन्ना का वही हाथ मरोड़ दिया जिससे उसने कायरा को छुआ था। खन्ना, मेरी चीजों पर नजर डालने की सजा तुम्हें पता है ना? आहान की आवाज में दहाड़ थी। उसने खन्ना को गर्दन से पकड़कर पार्टी से बाहर फेंकवा दिया। नफरत या कुछ और? पार्टी खत्म होने के बाद कायरा अपने कमरे में रो रही थी। आहान अंदर आया। तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम भी तो यही चाहते हो कि मैं जलील हूं? कायरा ने सिसकते हुए पूछा।
आहान उसके करीब आया और दीवार पर हाथ मारकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसकी सांसें कायरा के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तुम्हें जलील करने का हक सिर्फ मेरा है, किसी और की हिम्मत नहीं जो तुम्हें छू सके। अगले कुछ दिनों में माहौल बदलने लगा। आहान भले ही ऊपर से सख्त था, लेकिन वो छुपकर कायरा का ख्याल रखने लगा। जब कायरा काम करते करते सो जाती तो आहान खुद उसे कंबल ओढ़ाता। कबीर, आहान का दोस्त, ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि आहान जिस लड़की को बर्बाद करना चाहता था, अनजाने में उसी से दिल लगा बैठा है। आहान की नज़रों में अब वो पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अक्सर देर रात तक अपने स्टडी रूम की खिड़की से कायरा को बगीचे में टहलते हुए देखता। कायरा, जो अब भी खुद को एक कैदी समझती थी, आहान के इस बदलते बर्ताव से अनजान थी। शहर में भारी तूफान आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी और मल्होत्रा मेंशन की लाइटें अचानक गुल हो गईं। बचपन के उस हादसे की यादें जिसमें कायरा ने अपने माता पिता को खोया था, उसके जहन में ताज़ा हो गईं। वो डर के मारे जमीन पर सिमट कर बैठ गई और रोने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और टॉर्च की रोशनी में आहान अंदर आया। कायरा को इस हाल में देखकर उसका दिल पसीज गया। वह पास बैठा और बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया। डर मत कायरा, मैं यहाँ हूँ। आहान की आवाज़ में वो कड़कपन नहीं, बल्कि एक सुरक्षा का एहसास था। कायरा ने आहान की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उस रात आहान ने महसूस किया कि जिसे वो जागीर कह रहा था, असल में वो उसकी ज़रूरत बन चुकी है। अगले दिन कबीर आहान के पास आया। आहान, कब तक इस नफरत का मुखौटा पहनोगे? तुम उससे प्यार करते हो और ये बात पूरा शहर जान चुका है, सिवाय तुम्हारे। आहान ने चिढ़कर कहा। वो मेरी नौकरानी है कबीर। कबीर हंसा। नौकरानी के लिए कोई अपनी करोड़ों की गाड़ी नहीं जलाता और न ही उसके लिए किसी बिजनेसमैन का हाथ मरोड़ता है। उसे आज़ाद कर दो आहान। अगर वो रुक गई तो समझ लेना वो तुम्हारी है। शाम को आहान ने कायरा को अपने कमरे में बुलाया। उसके हाथ में वही बिक्री के कागजात थे। आहान ने कागजात कायरा की तरफ बढ़ाए और लाइटर जलाकर उन्हें उसके सामने ही राख कर दिया। आज से तुम आज़ाद हो कायरा। तुम्हारे चाचा चाची को मैंने उनके घर सुरक्षित पहुंचा दिया है। तुम जहां चाहो जा सकती हो। कायरा हैरान थी। पर तुमने तो कहा था कि तुम मेरी जिंदगी नरक बना दोगे। आहान ने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया ताकि वो अपनी आंखों की नमी छुपा सके। शायद मैं खुद अपनी नफरत की आग में जल गया। जाओ यहां से। कायरा अपना सामान बांधकर गेट तक पहुंची, पर उसके कदम भारी हो रहे थे। उसे आहान का वो कंबल ओढ़ाना, खन्ना से बचाना और वो तूफानी रात याद आ रही थी। उसने महसूस किया कि आहान का राक्षस रूप सिर्फ एक ढाल था। वह वापस आहान के कमरे की ओर दौड़ी। आहान फर्श पर बैठा अपना सिर पकड़कर रो रहा था। तुम गए नहीं? आहान ने उसे देखते ही पूछा। कायरा ने पास आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा, वही गाल जहां उसने थप्पड़ मारा था। दिमाग से तो तुम पहले ही पैदल थे मिस्टर मल्होत्रा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस अकेलेपन में छोड़कर जा पाऊंगी? आहान खड़ा हुआ और उसने कायरा का हाथ थाम लिया। मुझे माफ़ कर दो कायरा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, पर हर चोट मुझे खुद महसूस हुई। मैं नहीं जानता कि ये कब हुआ, पर अब तुम्हारे बिना ये महल सिर्फ एक शमशान जैसा है। आई कायरा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के थे। उसने आहान के सीने पर सिर रख दिया। आहान ने कायरा के माथे को चूमा। जो कहानी एक चॉकलेट शेक और जली हुई बेंटले से शुरू हुई थी, वो अब एक अटूट रिश्ते में बदल चुकी थी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक सुबह पुलिस मल्होत्रा मेंशन पहुंची। इंस्पेक्टर ने आहान को एक वारंट दिखाया। मिस्टर आहान मल्होत्रा, आप पर कायरा अग्रवाल की किडनैपिंग और उसे जबरदस्ती बंधक बनाने का आरोप है, और ये शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि कायरा अग्रवाल ने खुद की है। आहान सन्न रह गया। उसने पीछे मुड़कर कायरा की तरफ देखा, जो हाथ में अपना फोन लिए पुलिस के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा सख्त था। आहान की आंखों में विश्वासघात का गहरा दर्द और गुस्सा एक साथ उभरा। उसने एक नज़र पुलिस के वारंट पर डाली और फिर कायरा की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। तो ये तुम्हारा आखिरी वार था कायरा? आहान की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि कमरे का तापमान गिर गया। मैंने तुम्हें इस महल की रानी बनाना चाहा और तुमने मुझे सलाखों के पीछे भेजने का रास्ता चुना। बिना किसी विरोध के आहान ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। कबीर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर आहान ने उसे आंखों ही आंखों में मना कर दिया। जैसे ही पुलिस आहान को लेकर बाहर निकली, कायरा वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। आहान के जेल जाते ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के शेयर गिरने लगे। कबीर पागलों की तरह सबूत जुटाने में लग गया। उसे यकीन नहीं था कि कायरा ऐसा कर सकती है। उसने कायरा का पीछा किया और देखा कि वो घर जाने के बजाय एक सुनसान गोदाम की तरफ जा रही है। वहां कायरा के चाचा चाची
और वो बिजनेसमैन खन्ना पहले से मौजूद थे। खन्ना के हाथ में एक गन थी। शाबाश कायरा, अगर तुम आहान को जेल नहीं भिजवाती तो मैं तुम्हारे चाचा चाची को अभी मार देता, खन्ना ने अट्टहास करते हुए कहा। कायरा गिड़गिड़ा रही थी। मैंने वही किया जो आपने कहा। अब प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। आहान बेकसूर है, मैंने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी है क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। झूठी गवाही की उम्र बहुत कम होती है कायरा। सब चौंक गए। सामने आहान मल्होत्रा खड़ा था। उसके पीछे कबीर और पुलिस की पूरी टीम थी। असल में आहान ने जेल जाने का नाटक किया था ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके जो कायरा को ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने खन्ना और कायरा के लालची चाचा चाची को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम में अब सिर्फ आहान और कायरा बचे थे। कायरा कांप रही थी। उसे लगा कि अब आहान उसे कभी माफ नहीं करेगा। आहान उसके करीब आया। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और कायरा के आंसू पोंछे। तुम्हें क्या लगा था आहान मल्होत्रा इतना कमजोर है कि अपनी जागीर की हिफाजत नहीं कर पाएगा? आहान का लहजा अब सख्त नहीं था। तुम्हें मुझसे मदद मांगनी चाहिए थी कायरा, पर तुमने अकेले लड़ने का फैसला किया। कायरा ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं डर गई थी आहान। वे लोग मुझे कह रहे थे कि अगर मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं की तो वे मेरे परिवार को मार देंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे नफरत करने के बजाय तुमसे प्यार करने लगा हूं। आहान ने उसकी बात पूरी की। कायरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस इंसान ने उसकी गाड़ी जलाई थी, जो उसे नौकरानी बनाकर लाया था, आज उसकी आंखों में असीम सुरक्षा और प्यार था। कुछ महीनों बाद मल्होत्रा मेंशन फिर से सजाया गया, लेकिन इस बार कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि आहान और कायरा की सगाई थी। कायरा अब नौकरानी नहीं, बल्कि उस घर की मालकिन बनने वाली थी। नताशा और कबीर की नज़दीकियां भी बढ़ने लगी थीं। नताशा ने कायरा को गले लगाते हुए कहा, देख, मैंने कहा था ना कि तेरा राक्षस एक दिन राजकुमार निकलेगा। सगाई की रात आहान कायरा को टेरेस पर ले गया। आसमान तारों से भरा था। आहान ने कायरा का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोला, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा वजूद छीन लूंगा, और देखो, आज मैंने तुम्हारा पुराना वजूद छीनकर तुम्हें अपना नाम दे दिया है। अब तुम कायरा अग्रवाल नहीं, कायरा आहान मल्होत्रा हो। कायरा मुस्कुराई और आहान के कंधे पर सिर रख दिया। उसे अब समझ आया कि कभी कभी जिंदगी में तूफान इसलिए आते हैं ताकि वे रास्ता साफ कर सके, उजाड़ने के लिए नहीं। सगाई की अंगूठी कायरा की उंगली में चमक रही थी और हवाओं में खुशियों की महक थी। आहान ने उसे अपनी बाहों में घेरा हुआ था, लेकिन तभी आहान के फोन पर एक गुमनाम नंबर से वीडियो कॉल आया। आहान ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। सामने एक अंधेरा कमरा था जहां नताशा और कबीर बेहोश कुर्सियों से बंधे हुए थे और उनके पीछे एक नकाबपोश शख्स खड़ा था जिसके हाथ में टाइम बम का रिमोट था। नकाबपोश की आवाज इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदली हुई थी। इतनी जल्दी जश्न मना लिया आहान? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मल्होत्रा मेंशन का कोना कोना खुशियों से चहक रहा था, लेकिन आहान के लिए असली सुकून तब आया जब उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। पूरा कमरा सफेद मोगरे के फूलों और खुशबूदार मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। कायरा बेड के बीचों बीच घूंघट डाले बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी की महक और दिल की धड़कनें पूरे कमरे में महसूस की जा सकती थीं। आहान धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। आज उसका वो अक्खड़ और गुस्सैल रूप कहीं खो गया था। उसकी जगह आंखों में एक गहरा समर्पण था। उसने कायरा के पास बैठकर बहुत ही नज़ाकत से उसका घूंघट उठाया। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर कायरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी खूबसूरती और भी निखर आई थी। शर्म से कायरा की पलकें झुकी हुई थीं। कायरा, आहान की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। उस दिन जब तुमने मुझ पर वो गोलगप्पा फेंका था, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मेरी पूरी दुनिया बन जाओगी। कायरा ने धीरे से नजरें उठाकर आहान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने भी नहीं सोचा था कि जिस राक्षस से मैं गणपति बप्पा से जान बचाने की भीख मांग रही थी, वही एक दिन मेरा सबसे बड़ा रक्षक बन जाएगा। आहान ने धीरे से कायरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेलियों को चूम लिया। कायरा के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। आहान ने उसके चेहरे के करीब आकर उसकी आंखों में झांका। वहां अब नफरत या डर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत थी। आहान, कायरा ने फुसफुसाते हुए उसका नाम लिया। आहान ने उसके बालों में सजे फूलों को हल्के से छुआ और अपनी बाहों में उसे समेट लिया। कायरा ने भी अपना सिर आहान के चौड़े सीने पर टिका दिया। बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी शोर क्यों न हो, उस कमरे की चारदीवारी के भीतर दो रूहें एक दूसरे में सिमट रही थीं। आहान ने कायरा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा और उसके माथे पर एक लंबी और पवित्र किस की। आज से मेरी हर खुशी, हर सांस और मेरी ये पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, मिसेस कायरा आहान मल्होत्रा।
कमरे में मोमबत्तियां धीरे धीरे पिघल रही थीं और उन दोनों की मोहब्बत की एक नई दास्तां लिखी जा रही थी, जो नफरत से शुरू होकर अटूट विश्वास और जुनून पर खत्म हुई। सूरज की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई, जिससे कायरा की नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि वो अभी भी आहान की बाहों में सुरक्षित थी। आहान अब भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो शायद बरसों बाद आया था। कायरा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आहान ने नींद में ही उसकी पकड़ और मजबूत कर ली। इतनी जल्दी भी क्या है मिसेज मल्होत्रा? आहान ने अपनी आंखें बंद रखे हुए ही भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज में सुबह की वो एक अलग सी खनक थी। कायरा मुस्कुरा दी और उसके गाल को हल्के से छूते हुए बोली, आहान, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे। आज मेरी पहली रसोई की रस्म भी तो है। आहान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कायरा को देखा। तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि मेरी पत्नी को परेशान न किया जाए। नहीं आहान, ये सब रस्में हमारे नए रिश्ते की नींव हैं, और वैसे भी मुझे अच्छा लगेगा सबके लिए कुछ मीठा बनाना, कायरा ने जिद करते हुए कहा। आहान उठकर बैठ गया और कायरा के माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। किचन में तुम्हारी मदद मैं करूंगा। आखिरकार उस राक्षस को अब एक रक्षक और एक अच्छे पति की जिम्मेदारी भी तो निभानी है। दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। कमरे का वो खुशनुमा माहौल बता रहा था कि उनकी ये दास्तां अब और भी हसीन होने वाली है। किचन में पहुंचते ही कायरा ने सफेद रंग का खूबसूरत सूट पहन रखा था, जिसमें वो सादगी की मूरत लग रही थी। उसने खीर बनाने की तैयारी शुरू की। अभी वो दूध उबलने के लिए रख ही रही थी कि पीछे से आहान की परछाई महसूस हुई। आहान ने दबे पांव आकर उसके हाथ से कलछी ले ली। मैंने कहा था ना, आज मदद मैं करूंगा। कायरा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। आहान, आपको पता भी है कि खीर में पहले क्या डालते हैं? कहीं ऐसा न हो कि आपकी मदद के चक्कर में मेरी पहली रसोई की रस्म ही बिगड़ जाए। आहान ने नाटकीय अंदाज में अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और बोला, मिसेज मल्होत्रा, आप मुझे कम आंक रही हैं। बिजनेस की डील हो या किचन की खीर, मल्होत्रा हर चीज में परफेक्ट होते हैं। दोनों के बीच की ये मीठी नोकझोंक पूरे किचन में गूंज रही थी। आहान ने जब इलायची कूटनी शुरू की तो उसकी नजरें लगातार कायरा के चेहरे पर टिकी थीं। कायरा ने जब चावल डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो आहान का हाथ उसके हाथ से टकरा गया। एक पल के लिए दोनों रुक गए और फिर वही पुरानी शरारत आहान की आंखों में चमक उठी। उसने चुपके से थोड़ी सी चीनी उठाई और कायरा के गाल पर लगा दी। लो, मीठा चखने की रस्म भी पूरी हो गई। आहान, कायरा ने बनावटी गुस्से में कहा, लेकिन उसके चेहरे की लाली कुछ और ही बयां कर रही थी। तभी बाहर से आहान की मां की आवाज आई, अरे भाई, खीर बन रही है या सिर्फ बातें हो रही हैं? कायरा झेप गई और आहान जोर से हंस पड़ा। उसने कायरा के कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, तैयार रहो कायरा, अब हर सुबह ऐसी ही खूबसूरत होने वाली है। नाश्ते की मेज पर हंसी मजाक का माहौल था। आहान की मां गायत्री देवी ने बड़े प्यार से कायरा को सोने के कंगन पहनाए। आज से इस घर की रौनक तुम हो कायरा। आहान को संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आहान ने शरारत से कायरा की ओर देखा और बोले, माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। वैसे कायरा ने खीर वाकई बहुत लाजवाब बनाई है। तभी आहान के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। आहान का चेहरा पल भर के लिए थोड़ा गंभीर हुआ। उसने फोन उठाया और हॉल के एक कोने में चला गया। कायरा की नजरें आहान पर ही टिकी थीं। उसने देखा कि आहान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और आवाज में वही पुराना अक्खड़ अंदाज लौट आया। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो और हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? आहान ने दबी हुई आवाज में लेकिन गुस्से से कहा। फोन काटकर जब आहान वापस मेज पर आया तो उसने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की, लेकिन कायरा, जो अब आहान की आंखों को पढ़ने लगी थी, समझ गई कि कुछ तो गलत है। आहान, सब ठीक है? कायरा ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा। आहान ने एक फीकी मुस्कुराहट दी और उसका हाथ थाम लिया। हाँ, बस ऑफिस का थोड़ा काम है, मुझे अचानक निकलना होगा। आहान जल्दी में घर से निकल गया, लेकिन कायरा का मन नहीं माना। उसे महसूस हो रहा था कि आहान और कायरा की इस नई दुनिया के दरवाजे पर अतीत की कोई पुरानी परछाई दस्तक दे रही है। आहान की कार तेजी से शहर की पुरानी गलियों की ओर मुड़ गई। उसके दिमाग में बस वही एक आवाज गूंज रही थी। उसने एक पुराने जर्जर गोदाम के पास गाड़ी रोकी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, साये से एक शख्स बाहर आया। आखिरकार मिस्टर मल्होत्रा आ ही गए। शादी की मुबारकबाद, उस शख्स ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा। आहान की आंखों में खून उतर आया था। उसने उस शख्स की कॉलर पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। रोहन, मैंने कहा था ना कि दोबारा मेरी जिंदगी में कदम मत रखना। कायरा को इस सब से दूर रखो, रोहन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। कायरा, ओ,
तो अब वो तुम्हारी कमजोरी बन गई है? याद करो आहान, जिस बिजनेस साम्राज्य पर तुम राज कर रहे हो उसकी नींव में मेरे भी कुछ राज दफन है। अगर मैंने जुबान खोली तो तुम्हारी ये मिसेज मल्होत्रा तुम्हें नफरत की नजरों से देखेगी। आहान का हाथ ढीला पड़ गया। उसे पता था कि रोहन के पास जो सच है वो उसकी और कायरा की दुनिया को पल भर में राख कर सकता है। इधर घर पर कायरा आहान के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी दराज के पीछे फंसी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर फर्श पर गिरी। कायरा ने झुककर उसे उठाया। तस्वीर में आहान किसी दूसरे लड़के के साथ खड़ा था, वही रोहन। लेकिन तस्वीर के पीछे जो लिखा था उसे देखकर कायरा के हाथ कांपने लगे। वहां लिखा था, बदला अभी बाकी है, 15 अगस्त। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और आहान थका हारा अंदर आया। उसने कायरा के हाथ में वो तस्वीर देखी और उसके होश उड़ गए। कायरा, ये तुम? आहान की आवाज लड़खड़ा गई। कायरा ने रुआंसी आंखों से आहान की तरफ देखा और पूछा, आहान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये रोहन कौन है और इस तस्वीर का क्या मतलब है? आहान ने लंबी सांस ली और कायरा के पास आकर धीरे से उसके हाथ से वो तस्वीर ले ली। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा अफसोस था। कायरा, मैं नहीं चाहता था कि हमारी नई शुरुआत के बीच ये पुराना साया आए। आहान ने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, रोहन मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। हम दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू करने का सपना देखा था। कायरा ने आहान की आंखों में देखते हुए पूछा, फिर ये बदला और ये नफरत क्यों? आहान की आवाज धीमी हो गई। एक बड़ी डील के दौरान रोहन ने गलत रास्ता चुन लिया था। वो रातों रात अमीर बनने के लिए कुछ गैर कानूनी काम करना चाहता था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। आखिर में मुझे उसे कंपनी से बाहर निकालना पड़ा। उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है, जबकि मैं सिर्फ उसे और खुद को बचा रहा था। आहान ने कायरा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। आज उसका फोन आया था। वो अब भी वही पुरानी कड़वाहट लेकर बैठा है। वो डरा रहा था कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का देगा। कायरा ने एक पल के लिए आहान को खामोशी से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आहान, जिस राक्षस को मैंने अपनी आंखों से रक्षक बनते देखा है उस पर मुझे किसी और की बातों से ज्यादा यकीन है। अगर रोहन को लगता है कि वो हमारे बीच आ सकता है तो वो गलत है। आहान के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने कायरा को करीब खींच लिया। शुक्रिया कायरा, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। मैं वादा करता हूँ मैं उसे बातचीत से सुलझा लूंगा। हमारी खुशियों पर अब किसी अतीत का हक नहीं होगा। बाहर मोगरे की खुशबू अब भी वैसी ही थी और कमरे में एक बार फिर वही सुकून लौट आया था जो सिर्फ सच्चे भरोसे से आता है। अगले कुछ दिन मल्होत्रा मेंशन में शांति और प्रेम के साथ बीते। आहान ने फैसला किया कि वो अतीत की कड़वाहट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने रोहन को एक शांत जगह पर मिलने के लिए बुलाया, किसी पुराने गोदाम में नहीं बल्कि उसी पार्क में जहां वे बचपन में खेला करते थे। आहान वहां पहले से मौजूद था। जब रोहन वहां पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही तल्खी थी, लेकिन आहान ने बिना किसी गुस्से के उसकी ओर हाथ बढ़ाया। रोहन, हम अब बच्चे नहीं रहे। नफरत पालने में बहुत ऊर्जा लगती है और मैं अब अपनी सारी ऊर्जा अपनी नई जिंदगी और अपनी पत्नी की खुशियों में लगाना चाहता हूँ, आहान ने शांति से कहा। उसने रोहन के सामने एक लिफाफा रखा। रोहन ने चौंक कर उसे खोला। उसमें रोहन के पिता के इलाज के लिए एक बड़े ट्रस्ट का चेक और रोहन के लिए एक नई कंपनी में पार्टनरशिप के कानूनी कागजात थे। यह क्या है? रोहन की आवाज थोड़ी नरम पड़ी। ये तुम्हारा हक है जो उस पुरानी डील में फंसा रह गया था। मैंने इसे तुम्हारे नाम पर निवेश कर दिया था। अब तुम चाहो तो अपनी एक नई और ईमानदारी की शुरुआत कर सकते हो। मुझे अपना दोस्त मत मानो लेकिन अपना दुश्मन भी मत समझो। रोहन की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिस आहान को वो अपना दुश्मन समझ रहा था वो चुपचाप उसके परिवार का ख्याल रख रहा था। उसने बिना कुछ कहे आहान का हाथ थाम लिया। ये हाथ मिलाना किसी डील के लिए नहीं बल्कि एक पुराने घाव के भरने जैसा था। जब आहान घर लौटा तो शाम की सुनहरी धूप पूरे आंगन में फैली थी। कायरा तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही थी। आहान को देखते ही उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। सब ठीक हो गया? कायरा ने पास आकर पूछा। हाँ कायरा, आज वाकई में सब ठीक हो गया। आज से हमारी कहानी में नफरत का कोई पन्ना बाकी नहीं रहा, आहान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। दोनों ने साथ मिलकर घर के मंदिर में हाथ जोड़े। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ आने वाले सुनहरे कल की उम्मीद और एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास था। मल्होत्रा मेंशन में आज एक बार फिर से जश्न का माहौल था, लेकिन यह किसी रस्म के लिए नहीं बल्कि आहान और कायरा की मोहब्बत की जीत की खुशी में था। पूरा परिवार एक साथ डिनर की मेज पर बैठा था और खिलखिलाहटें हवाओं में गूंज रही थीं। रात के वक्त आहान और कायरा अपनी बालकनी में खड़े होकर खुले आसमान को देख रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान सितारों से सजा हुआ था।
आहान ने पीछे से कायरा के कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी ओट में ले लिया। पता है कायरा, उस दिन जब तुमने वो गोलगप्पा फेंका था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर आज लगता है कि वो गोलगप्पा सीधे मेरे दिल पर लगा था। कायरा हंस पड़ी और पीछे मुड़कर आहान की आंखों में देखा। और मुझे लगता है कि गणपति बप्पा ने मेरी प्रार्थना थोड़ी अलग तरह से सुनी। मैंने राक्षस से जान बचाने को कहा था और उन्होंने उसी राक्षस को मेरी जान बना दिया। आहान ने कायरा के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को सहलाते हुए धीरे से कहा, अब न कोई रोहन है, न कोई अतीत, अब सिर्फ तुम हो, मैं हूं और हमारा ये आने वाला कल। उसने कायरा के माथे को चूमा और दोनों एक दूसरे में खो गए। दूर कहीं से मोगरे की धीमी खुशबू आ रही थी, जो इस बात की गवाह थी कि नफरत की आग अब पूरी तरह बुझ चुकी है और उसकी जगह एक ऐसी मोहब्बत ने ले ली है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। उनकी दास्तां जो कड़वाहट से शुरू हुई थी, अब अटूट विश्वास और सुकून के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जिसे दुनिया हैप्पी एंडिंग कहती है।